हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आगामी परीक्षा एपीओ एआईबी पीसीएचए के लिए सीआरपीसी एविडेंस एक्ट और आईपीसी का मॉक टेस्ट, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, द्विविवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, लोककंटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनस्थिति मैन्सेरिया के सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ब्रेड बनाम वुड। अगला प्रश्न, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। किसके द्वारा? कोक सीजे द्वारा। का उत्तर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, आर बनाम टाल्सन के वाद में। अगला प्रश्न, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने का वाद लाया। तो पत्नी, इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आर बनाम टाल्सन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनस्थिति से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, बरीन कुमार घोष बनाम एम्परर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, रेग बनाम गोविंदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमिलित नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, विश्वविद्यालय का परीक्षक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बीमा कंपनी का सर्वेक्षक। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। अगला प्रश्न, सही उत्तर इंगित कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, लेक्स फॉरी है। अगला प्रश्न, साक्ष्य की विधि है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, बहुत लक्षी प्रभाव रखती है।
अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, साक्ष्य की विधि का समेकन और परिभाषा संशोधन करना। अगला प्रश्न, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, साक्ष्य के विधिक नियम। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, अवमानना की कार्रवाई पर। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, विधिक रूप से सुसंगत होना। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मिलन करें तथा सही दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आमुक स्थान में आमुक क्रम से आमुक पदार्थ व्यवस्थित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, एक तथ्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, साक्ष्य के विधिक नियम। वे तथ्य जिन्हें बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, विवादक तत्व। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत CRPC से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, प्रथम सूची में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, समवर्ती सूची का है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व कितने धाराएं समाहित की हुई हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, दंड प्रक्रिया संहिता में 37 अध्याय व 484 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, केवल सांसद द्वारा। अगला प्रश्न, कथन ए, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कथन आर, कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, अनुसूची 1 में। अगला प्रश्न, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 2C दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियां होंगी। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूल जाएं। और मिलते हैं, ऐसे ही हम आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।